दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुरेश मोहन सेमवाल है। आज हम सब भारतीय एक असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। असमंजस इस बात का है कि धीरे धीरे लॉकडाउन लगभग खुल गया है, लेकिन लॉकडाउन जिस कारण से लगाया गया था, उस कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उद्योग जगत धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन मजदूर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। शराब की दुकानों पर 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी खाने की कमी के कारण अपनी जान दे रहे हैं। सहायता के नाम पर राजनीति हो रही है और कई लोगों की राजनीति में सहायता हो रही है। हम आक्रोश में हैं या आशंकित हैं, हम अचंभित हैं या असहाय हैं, यही असमंजस है। आज हमें अपने जीवन और जीविका में से चुनाव करने को कहा जा रहा है, लेकिन क्या जीवन और जीविका में चुनाव संभव है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस समय हमें कुछ तथ्यों को स्वीकार करना होगा, और वो ये है कि किसी भी वायरस की, बैक्टीरिया की वैक्सीन बनने में कम से कम 18 से 24 महीने का समय लगता है। लेकिन यदि हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करके मान भी लें कि क्योंकि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है और एकजुट है, तो मान लीजिए कम से कम 6 महीने तो इसकी वैक्सीन आने में लगेंगे। दूसरा, हमें मानना होगा कि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि इस बीमारी की मेडिसिन के बारे में नहीं हुई है। हमें यह भी मानना होगा कि परमानेंट लॉकडाउन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ये लॉकडाउन तो ऐसा ही है जैसे आप कुछ समय के लिए सांस रोककर पानी के अंदर जी सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आपको जीवित रहने के लिए पानी से बाहर आना ही होगा। इस वक्त जो हम कर सकते हैं, हम सब, वो हैं 3 काम। नंबर 1, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से जरूर धोते रहें। नंबर 2, अपने चेहरे को, नाक और मुंह को ढक कर रखें मास्क से या कपड़े से। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा जीवित रहें और जीविका का अर्जन भी कर सकें। तो मेरा निवेदन है कि इस वक्त जितने भी उद्योग जगत के लीडर्स हैं, वो 3 काम जरूर करें। सबसे पहला, उन्हें चाहिए कि अपने अगले 1 वर्ष का रिवाइज्ड प्लान तैयार रखें। आपके 5 साल, 10 साल, 25 साल के जो प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अपनी जगह पर हैं, और ऊपर वाला चाहेगा तो हम उन्हें ज़रूर प्राप्त करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें अगले 1 साल के लिए अपने प्लान्स को रिविजिट करना चाहिए। नंबर 2, हमें अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब उन्हें मोटिवेट या इरिटेट या धमकाने से नहीं है। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है कि लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों से संपर्क में रहें, उन्हें यथास्थिति से अवगत कराएं, उन्हें कॉन्फिडेंस में रखें कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं और आप उनके साथ पारदर्शिता अपना रहे हैं। और नंबर 3, जो हर बिजनेस लीडर को करना चाहिए, समय समय पर अपने बिजनेस कंडीशन को रिव्यू करते रहें, क्योंकि ये कोविड-19 आगे आने वाले 1-2 महीनों में क्या रूप लेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता। तो रिव्यू मैकेनिज्म अपने यहाँ का स्ट्रॉन्ग करें। मेरा निवेदन उन सब यूनियन लीडर्स से भी है जो कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में कार्यरत हैं। इस वक्त यूनियन लीडर्स की जिम्मेदारी है, नंबर 1, वो कुछ क्रिएटिव, रचनात्मक, सृजनात्मक सुझाव मैनेजमेंट को दें, जिससे वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का लाभ हो सके। इस वक्त यूनियन लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो भी अपने लोगों के और मैनेजमेंट के बीच में सेतु का काम करें, ब्रिज का काम करें, अवरोध उत्पन्न ना होने दें, र्यूमर्स ना फैलने दें, और पारदर्शिता के साथ संवाद मेंटेन रखें। तीसरा काम जो इस वक्त यूनियन लीडर्स को जरूर करना चाहिए, और मैं देख रहा हूं कि वो कर रहे हैं, इस समय कोऑपरेशन का है। ये समय सहायता का है, ये समय विवाद और प्रतिवाद का नहीं है। अगर संस्था रूपी जहाज बचेगा, तभी हम सब किनारे तक पहुंचेंगे।
तीसरा निवेदन मेरा सब टीचर्स, ट्रेनर्स, कम्युनिटी से है। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करें और इंस्पायर करें। इन्फॉर्म करें, सही तथ्य दें, सही जानकारी पहुंचाएं और उनका मनोबल भी बढ़ाते रहें। हर फैमिली लीडर की ये जिम्मेदारी है कि इस वक्त अपनी फैमिली को एकजुट रखें। ये समय एक दूसरे में कमियां निकालने का और एक दूसरे की गलतियां सुधारने का नहीं है। ये समय एक दूसरे का साथ देने का और हौसला बढ़ाने का है। और इस मामले में हम भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ के परिवार बाकी दुनिया के परिवारों की तुलना में बहुत मजबूत होते हैं। तो ये समय है फैमिली लीडरशिप का। नेक्स्ट मेरा निवेदन मीडिया हाउस के लोगों से है कि वो इस समय स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखें। कभी कभी बहुत जल्दी खबर दिखाने के चक्कर में इनएक्यूरेट खबर, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन भी लोग पहुंचा देते हैं। इससे इस समय पर बचना चाहिए। लोग पहले ही आशंकित हैं। इस समय में नॉर्थ कोरिया के किम के बारे में आप कोई इस तरीके की आशंका वाली विश्व युद्ध की खबरें दिखाएं, ये जिम्मेदारी की हरकत नहीं है। सिविल सोसाइटी के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यथासंभव समाज में मदद पहुंचाएं। मेरा सब RWA के लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का सदुपयोग करें। इस समय पर इस चीज को सुनिश्चित करें कि आपके एरिया में कोई भूखा ना रहे, किसी व्यक्ति को अननेसेसरी ट्रैवल ना करना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि यदि एक समाज के रूप में हम सब लोग मिलकर हर वो काम कर दें जो हम कर सकते हैं, तो हम इस भयानक त्रासदी से इस देश को सफलतापूर्वक बाहर निकाल सकते हैं। हर सक्षम व्यक्ति यदि किसी एक व्यक्ति की भी मदद करे, तो हमें बार बार सरकारों का मुंह नहीं देखना होगा। हम सब अपने आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। यहां मैं एक बात और जोर दे के कहना चाहूंगा कि ये जो करंट कोविड-19 की समस्या है, ये कोई हमारे जीवन की स्थायी समस्या नहीं होने वाली। आप रोज खबरों में देख रहे होंगे कि विश्व का चाइना के प्रति रवैया थोड़ा चेंज हो रहा है। आप सब जानते हैं कि जापान ने अपनी सारी कंपनीज को चाइना से बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की है। 300 से अधिक कंपनियां अपना चाइना से बिजनेस समेटकर दुनिया के दूसरे देशों में ले जा रही हैं। और भारत एक ऐसी जगह है जहां लोगों को बहुत आकर्षण महसूस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी है और हमारे यहाँ ग्राहक भी हैं। तो आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत सुनहरा समय भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस करंट समस्या से सफलतापूर्वक बाहर निकलें, ताकि आने वाले अवसरों का सदुपयोग कर सकें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर आने वाले इन अवसरों का सदुपयोग करेंगे और एक विकसित भारत का निर्माण अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।